नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय तिवारी है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। साथ ही पेशे से मैं एक पत्रकार हूं। पत्रकार की जिंदगी सुनने में जितनी चमकदार लगती है, असल में उतनी ही थकाने वाली होती है। कहने को तो मैं न्यूज चैनल में क्राइम रिपोर्टर हूं, लेकिन ज्यादातर काम फाइलें संभालना है। क्राइम की ही रिपोर्ट नहीं, बल्कि कहीं आग लगे, कहीं झगड़ा हो, कहीं पानी बरसे, हर जगह कवरेज के लिए भेज दिया जाता है। खबरों के पीछे भागना और कभी कभी देर रात तक स्टूडियो में अटक जाना तो मेरा काम ही है। अब आप सोचेंगे कि भूत प्रेत की कहानी पत्रकार क्यों सुना रहा है, तो साफ बता दूं, मैं उन लोगों में से था जो कहते थे भूत चुड़ैल जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं, असल जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं होती है। लेकिन आज जब यह किस्सा सुना रहा हूं तो हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देखा वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि मेरी आंखों के सामने घटित हुआ था। मेरी बीवी राधिका अक्सर कहती थी, अरे अभय, ये कैसी नौकरी है, दिन हो या रात तुम्हें चैन नहीं, इतनी रात रात तक मत घूमा करो। मैं हंसकर टाल देता हूं। सच तो ये है कि घर चलाने के लिए यही काम मेरा सहारा है। ये दिल्ली है, यहां कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन पत्रकार की नौकरी में टाइम की कोई गारंटी नहीं। कभी सुबह 5 बजे उठकर जाना पड़ता, तो कभी रात के 12 बजे घर लौटना होता। और मेरी बीवी भी जानती थी कि काम की मजबूरी है। हमारा छोटा सा फ्लैट लक्ष्मी नगर में है। नीचे सब्जी वाले से लेकर पान की दुकान तक सब मुझे पहचानते हैं। जिंदगी चल ही रही थी। राधिका घर संभाल लेती है और मुझे सिर्फ इतना करना होता है कि समय पर तनख्वाह घर पहुंचा दूं। मेरे दफ्तर से घर तक पहुंचने का सबसे आसान और तेज तरीका है मेट्रो। अक्सर रिपोर्टिंग के काम में देर हो जाती है और मुझे आखिरी मेट्रो पकड़नी पड़ती है। रात करीब 12 बजे मैं रोज ऑफिस आने जाने के लिए मेट्रो पकड़ता था। दिल्ली की मेट्रो को लोग लाइफलाइन कहते हैं। भीड़ इतनी कि सुबह सुबह तो जैसे पूरा शहर डिब्बों में समा जाता है। लेकिन मेरी ड्यूटी अक्सर देर रात खत्म होती थी। कई बार मैं आखिरी मेट्रो पकड़कर घर लौटता। उस वक्त डिब्बे ज्यादातर खाली होते। कुछ ही लोग होते थके हारे कर्मचारी, कुछ स्टूडेंट्स और कभी कभी कोई अकेला बुजुर्ग भी होता है। मुझे रात की मेट्रो पसंद भी थी। भीड़ नहीं होती, थोड़ी शांति रहती है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वही शांति मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दहशत में बदल जाएगी। उस रात मैं दफ्तर से बहुत लेट निकला। रिपोर्टिंग के लिए किसी पुराने केस पर काम कर रहा था। जब ऑफिस से बाहर आया तो रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैंने जल्दी से मेट्रो पकड़ी। लाइन वहीं थी, राजीव चौक से लेकर लक्ष्मी नगर तक। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। ऊपर की फ्लोरोसेंट लाइट्स टिमटिमा रही थी। 1-2 गार्ड खड़े थे और कुछ मुसाफिर भी थे, लेकिन बहुत कम थे। मेट्रो आई, मैं चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था, बस 3 लोग और थे। एक नींद में झपकता साव आदमी, दूसरी तरफ हेडफोन लगाए कोई लड़का, और सबसे कोने की सीट पर एक औरत थी। वो औरत अजीब थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। हाथ में पर्स जैसा कुछ था और वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी, जैसे कोई पुतला हो। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मेट्रो अंधेरे वाले टनल में घुसी, मेरी नजर उस औरत पर पड़ी और कसम से मुझे साफ दिखा कि उसके पैर उल्टे थे। मेरी सांस वहीं अटक गई। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वोम था। मैंने अपने सिर को झटक कर देखा तो हैरान रह गया। वहां कुछ भी नहीं था। फिर कुछ दिन इसी भाग दौड़ में गुजर गए। धीरे धीरे इन सुनसान डिब्बों में एक अजीब सी उदासी और डर घुला हुआ महसूस होने लगा। एक बात दिलचस्प है, हर बार आखिरी मेट्रो में मुझे 2 लोग मिलते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ही 20-22 साल के होंगे। दोनों साथ बैठते, मोबाइल पर हंसते बतियाते और कभी कभी मुझसे भी हल्की फुल्की बातें कर लेते। उनके नाम भी मैंने पता कर लिए थे। लड़के का नाम संजय और लड़की का नाम पूजा था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, इतनी रात गए आप दोनों, रोज कहां से लौटते हैं? संजय ने हंसते हुए कहा, सर हम दोनों कॉल सेंटर में काम करते हैं। शिफ्ट 11 बजे खत्म होती है, फिर यही आखिरी मेट्रो पकड़ते हैं। पूजा ने जोड़ा, भविष्य को लेकर बहुत टेंशन है सर, पढ़ाई भी अधूरी रह गई, कभी लगता है आगे क्या होगा। उनकी बातें सुनकर मुझे अपने शुरुआती संघर्ष याद आ गए और मैं उनसे थोड़ा जुड़ाव महसूस करने लगा। पूजा ने मुझे बताया, मैं और आपको एक बात बताऊं, ये संजय बहुत अमीर घर से हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते जॉब कर रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब तो ऐसा हो गया था कि अगर कभी वे दोनों नजर ना आए तो सफर अधूरा लगता।
सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि वो रात नहीं आई। करीब 12:30 का वक्त होगा। मैं अपने बैग के साथ सीट पर बैठा था। मेरे सामने वही लड़का लड़की बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। सीधे शब्दों में कहूं तो मेरी रगों में खून जमसा गया। कांच पर किसी औरत का चेहरा दिख रहा था। लाल साड़ी, बिखरे बाल और सबसे डरावना, उसके पैर उल्टे थे। मैंने तुरंत सिर घुमाया तो वहां कोई नहीं था। पल भर को लगा शायद नींद या थकान की वजह से भ्रम हुआ हो, लेकिन दिल धड़क रहा था। थोड़ी ही देर बाद डिब्बे की आखिरी सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। मैंने आंखें मली। हाँ, वो यकीनन वहां थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ कह रही हो, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। पूरे डिब्बे में अजीब सी चुप्पी थी। अचानक मेट्रो का पंखा बंद हो गया। लाइट टिमटिमाने लगी। लड़का और लड़की अब भी सामान्य बातें कर रहे थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत करके मोबाइल का कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर सिर्फ खून की धुंध दिखाई दे रही थी, मानो पूरा डिब्बा लाल धुएं से भर गया हो। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे ही अगला स्टेशन आया, औरत अचानक गायब हो गई। लड़का बोला, सर, आप बहुत पसीना पसीना हो गए हैं, सब ठीक है? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन आवाज गले से नहीं निकली। घर पहुंचा तो राधिका ने कहा, इतनी देर क्यों लगाई? देखो, शर्ट पूरी भीगी हुई है, बुखार तो नहीं आ गया? मैंने बहाना बना दिया कि रिपोर्टिंग में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, लेकिन सच ये था कि उस औरत की छवि मेरी आंखों में अब भी घूम रही थी। उस रात नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा सामने आ जाता। लाल साड़ी, उल्टे पैर और बिन आवाज के हिलते होंठ। उस दिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक किस्सा बनने वाला है। एक पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत हादसे देखे हैं, खून, मौत, आग, बाढ़ सब देखा है, लेकिन जो चीज इंसान की समझ और तर्क से बाहर हो, उससे सामना करना सबसे कठिन होता है। और वो लाल साड़ी वाली औरत वही थी जिससे मेरी पहली मुलाकात आखिरी मेट्रो के सुनसान डिब्बे में हुई। उस दिन मेट्रो स्टेशन पर भीड़ हमेशा की तरह गुस्साई और जल्दी में थी। कोई मोबाइल पर चीख रहा था, कोई दौड़ते हुए एस्केलेटर चढ़ रहा था। मैंने जैसे ही नोटबुक निकाली, एक बूढ़ा भिखारी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसका लंगड़ाता कदम, फटी हुई धोती, झुर्रियों से भरा चेहरा, सब देखकर लगा जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। वो हर किसी के आगे हाथ फैला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बाबू, 2 दिन से भूखा हूं, बहन, बच्चे बिलख रहे हैं, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। लेकिन लोग ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा हो। कोई चिढ़कर बोला, अबे हट, रास्ता मत रोक। मैं सोच रहा था कि अब दुनिया में इंसानियत नहीं रह गई है। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक मेरी नजर उसके पीछे पड़ी। भीड़ के बीच खंभे के पास वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जैसे उस भिखारी की भूख और बेबसी उसे मजाक लग रही हो। भिखारी मेरे पैरों से लिपट गया और बोला, साहब, आप अच्छे लगते हो, बस 1 रुपया दे दो। मेरे हाथ जेब में गए ही थे कि उस औरत की नजरें मेरी नजरों से टकराई। उसकी निगाह इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैं हिल गया। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया। मुझे होश ही नहीं था कि मेरे हाथ में 500 का नोट निकल कर आया था। वो ऐसे ही जमीन पर गिर पड़ा। भिखारी ने मेरा खाली हाथ देखा, फिर उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं भी उसका दिल तोड़ गया हूं। वो बुदबुदाया, आप भी सब जैसे निकले। फिर उसने जमीन पर पड़ा नोट देखा तो उसने उठा लिया और मुझसे बोला, बाबूजी, ये अपना नोट लीजिए, ये जमीन पर गिर पड़ा था। मैंने उससे कहा, वो रख लो, और किसी मशीन की तरह मैं आगे बढ़ गया। लेकिन उस औरत की हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। वो हंसी मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लग रही थी। मैं रात में हमेशा की तरह जल्दी से जल्दी ऑफिस का काम समेटकर मेट्रो पकड़ने भागा। घड़ी में रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मेरे दिमाग में अब भी उस औरत रात का वो खौफनाक चेहरा घूम रहा था। लाल साड़ी, उल्टे पैर और वो सफेद आंखें जैसे मेरा पीछा करती हैं। पीछे से आवाज आई, अरे अभय भाई। मैंने मुड़कर देखा तो वहीं संजय और पूजा थे। संजय बैकपैक टांगे, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और हमेशा की तरह थका थका सा दिख रहा था। पूजा छोटे बालों वाली, बड़ी नजरें और होंठों पर हल्की मुस्कान लिए, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे साफ। दोनों एक कॉल सेंटर में काम करते थे। मैंने हंसकर कहा, अरे तुम
तुम दोनों भी फिर से यही टाइम पकड़ते हो क्या? लगता है रात की मेट्रो हमारी प्राइवेट गाड़ी बन गई। पूजा बोली। क्या करें अभय भैया, शिफ्ट ही ऐसी है। दिन भर फोन उठाओ, गाली खाओ और रात को बचे खुचे जोश में घर लौटो। संजय तुरंत बीच में बोला। और घर आकर माँ के ताने सुनो कि कब तक ये कॉल सेंटर में खटता रहेगा, शादी करेगा कि नहीं। बस यही जिंदगी है हमारी। हम तीनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में थकान और बेबसी थी। मेट्रो आ गई। हम तीनों उसी डिब्बे में चढ़े जो ज्यादातर खाली था। दरवाजा बंद हुआ तो भीतर ठंडी हवा का झोंका चला। ऐसी तो चल रहा था, मगर अजीब सी सीलन और गंध थी। संजय ने मजाक किया, लगता है ये डिब्बा पिछले जन्म से साफ नहीं हुआ। हम तीनों हंस ही रहे थे कि अचानक लाइट टिमटिमाई और कुछ सेकंड के लिए डिब्बा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में मुझे वही जानी पहचानी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी औरत की साड़ी जमीन पर घिसट रही हो। लाइट लौटी तो मैंने सामने देखा, सीट पर कोई बैठा था। लाल साड़ी, वही चेहरा, वही सफेद आंखें। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूजा और संजय ने उसे देखा ही नहीं। पूजा मोबाइल निकालकर बोली, चलो संजय, आज एक रील बनाते हैं, लेट नाइट मेट्रो वाइब्स, कल ऑफिस में सब जलेंगे। संजय ने कैमरा चालू किया। चल पूजा, गाना प्ले कर, तू डांस कर, मैं शूट करता हूं। पूजा सीट के पास खड़ी होकर हल्के मूव्स करने लगी। गाना बजा, नाइट आउट, लेट वाइब्स। उसकी हंसी डिब्बे में गूंज रही थी। मैंने घबरा कर कहा, अरे बंद करो यार, यहां माहौल अजीब है। लेकिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। संजय कैमरा घुमाते हुए बोला, भैया आप भी आ जाइए बैकग्राउंड में, थोड़ी स्माइल दीजिए। मैं कुछ कह ही रहा था कि वो लाल साड़ी वाली औरत अचानक खड़ी हो गई। धीरे धीरे बेहद डरावने अंदाज में उसने संजय की तरफ सिर घुमाया। उसकी आंखों में जलती आग थी। संजय जैसे ही उसके कैमरे के एंगल में आया, वो औरत अचानक गुस्से से आंखें चौड़ी करके उसे घूरने लगी और उसी पल संजय का चेहरा बिगड़ गया। उसने पेट पकड़ लिया और जोर जोर से कराहने लगा। आह पेट, आह क्या हो रहा है। वो वहीं गिर पड़ा। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। पूजा घबरा कर चिल्लाई, संजय क्या हुआ? अभी तो हंस रहा था। मैंने झुक कर देखा, उसका चेहरा पसीने से भीग गया था और उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। पूजा मोबाइल उठाकर लाइव वीडियो बंद करने लगी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब दिख रहा था। रील की जगह कैमरे में वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, हाथ में खून टपकती चूड़ियां। पूजा रोते हुए बोली, भैया ये तो मर जाएगा, कुछ कीजिए। मैंने संजय को उठाने की कोशिश की। उसकी हालत देखकर लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी आंतें मरोड़ दी हों। वो तड़प रहा था और मोबाइल स्क्रीन पर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब वो डांस रील नहीं, बल्कि पेट दर्द रील बन गई थी। संजय चीख रहा था, बंद करो, कैमरा बंद करो। वो देख रही हैं, मुझे देख रही हैं। मैंने जल्दी से मोबाइल का कैमरा ढक दिया। जैसे ही स्क्रीन ब्लैक हुई, संजय की कराहें धीरे धीरे शांत होने लगी। पूजा उसे पकड़कर रोते हुए बोली, क्या था ये भैया, क्या था ये? मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ रील शूट कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, ये वही है, वही औरत जो सिर्फ मुझे दिखती है, लाल साड़ी वाली। लगता है कैमरे में भी आ गई। अचानक मेट्रो झटके से रुक गई। टनल के बीच अंधेरा, लाउडस्पीकर से कोई आवाज नहीं आई, ड्राइवर भी खामोश। चारों तरफ सिर्फ वही सरसराहट, वही घुटी हुई सिसकियां। हम तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। पूजा कांपती आवाज में बोली, अभय भैया अगर ये सच है तो ये औरत आखिर चाहती क्या है? मैं चुप रहा, लेकिन मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि मुझे लगा वो औरत मेरे कान में फुसफुसाई, मुझे घर छोड़ दो। उस रात की घटना के बाद मेरी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। संजय तो अगली सुबह तक ठीक हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पूजा बार बार पूछती रही, भैया वो औरत कौन थी? क्यों हमें निशाना बना रही है? मैं खुद उलझा हुआ था। मैं पत्रकार हूं, कई हत्याओं, हादसों और दंगों की कवरेज की है, लेकिन इतना निजी और अलौकिक अनुभव कभी सामने नहीं आया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगी हुई थी। मेट्रो आने में अभी 10 मिनट थे। कोने में एक बूढ़ा भिखारी टूटी फूटी हारमोनियम बजाकर बेसुरी आवाज में गाना गा रहा था। लोग बिना ध्यान दिए आगे निकलते जा रहे थे। मैं भीड़ के बीच खड़ा मोबाइल देख रहा था। तभी अचानक उस भिखारी की नजर मुझ पर ठहर गई। उसने गाना बंद किया, उंगली सीधी मेरी ओर उठाई और कांपती आवाज में बोला,
तू बच नहीं पाएगा लाल कपड़े वाली से। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग ठट्ठाकर हंस पड़े। किसी ने मजाक उड़ाया, अरे बाबा गाना गाओ, भविष्यवाणी मत करो। दूसरे ने सिक्का फेंक कर कहा, चल हट पागल कहीं का। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए और भिखारी को धक्का देकर बाहर कर दिया। भिखारी जाते जाते फिर मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब डर था, जैसे उसने सचमुच कुछ देखा हो। मैं वहीं जम सा गया। लोगों ने उसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मेरे सीने में हलचल तेज हो गई। वो बूढ़ा मेरी तरफ क्यों देख रहा था? उसे लाल कपड़े वाली का कैसे पता? फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि ऐसे लोगों की सिक्स्थ सेंस काम करती है और इन्हें सब दिखता है। कोई अनहोनी तो इन्हें सबसे पहले दिख जाती है। लेकिन मैं अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे बातें करते देखकर राजू भी आ गया। ये प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला करीब 20-22 साल का एक लड़का था। मैं अक्सर उसी से चाय ले लेता था। उसने मुझसे कहा, साहब रात में यहां मत रुकना। मैं चौंक कर बोला, क्यों? वो चारों तरफ देखकर फुसफुसाया, कल रात ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं बर्तन समेट रहा था, तभी पटरी पर एक औरत चलते दिखी। लाल कपड़े पहने थी। मैंने सोचा शायद कोई नशे में होगी। मैंने आवाज लगाई, लेकिन वो चलती रही। वो रुका, उसने गला खुजाया और डरते डरते बोला। अचानक ट्रेन आई और उसके सामने जाते ही वो औरत गायब हो गई। मैंने आंखों से देखा, साहब उसकी आंखें अब भी डरी हुई थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बस इतना कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन दिल जानता था ये वही है, वही औरत जो हर बार मुझे दिखती है। भीड़ अचानक शांत हो गई जब लाउडस्पीकर से खड़खड़ाती आवाज आने लगी। अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 12-15 पर आ रही है। लोगों ने घड़ी देखी, समय था 11:45। कोई बोला, अरे ये क्या, अभी तो ट्रेन 11:50 पर आनी थी। दूसरा हंस पड़ा, सिस्टम में गड़बड़ी होगी। लेकिन मेरा दिल धड़क उठा। 12:15, वही समय, वही मिनट जब सब शुरू हुआ था। और उसी समय मेरे घर में घड़ी रुकती है। माइक से आवाजें बार बार आती और कट जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर हिला रहा हो। 12:15, 12:15। लोग भले इसे टेक्निकल फॉल्ट कह रहे थे, पर मुझे एहसास था ये कोई संयोग नहीं था। मैं सीढ़ियां उतरकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा एक करीब 5-6 साल की छोटी बच्ची प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़ी थी। वो बारिश में भीग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और मासूम आवाज में बोली, अंकल, आंटी बुला रही हैं। लाल साड़ी वाली आंटी। मेरे कान में जैसे बम फट गया। तभी मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर पलटकर बच्ची को देखा, वो गायब थी। सिर्फ पानी की 2 बूंदें जमीन पर गिरी और फैल गई। मैं भीड़ में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं रहा था, मानो वो बच्ची सिर्फ मेरे लिए ही आई थी। अगले दिन शाम को तेज बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया था। लोग छतरियां फैलाए खड़े थे। कुछ छतरी न होने पर बैग सिर पर रखे थे। अचानक आसमान में बिजली कौंधी। 1 सेकंड के लिए प्लेटफॉर्म रोशनी से चमक उठा और उसी पल हर किसी ने उसे देखा। हाँ, वही औरत, लाल साड़ी में, खुले बाल, भयानक आंखें थी उसकी। वो बड़ी डरावनी लग रही थी। वो पटरी के बीच में खड़ी थी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, अरे कोई औरत है पटरी पर। दूसरा चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ट्रेन आने वाली है। वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन अगले ही पल जब बिजली गई और अंधेरा लौटा, वो औरत वहां नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लेकर भागा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोग फुसफुसाने लगे, शायद भ्रम हुआ होगा, पर मेरे दिल में कोई शक नहीं था। अब वो औरत सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको दिखने लगी थी। मेरी जिंदगी तो उसने काली ही कर डाली थी। सुबह जैसे तैसे नींद लगी ही थी कि फोन बजा। स्क्रीन पर हमारे संपादक साहब का नाम चमक रहा था। उनकी तेज आवाज आई, अभय, तुरंत उठो और तैयार हो जाओ। एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, कवरेज करनी है, शहर के बाहरी इलाके में है, बड़े लोग जुड़े हैं, मीडिया हाइप चाहिए, तुम ही जाओगे। नींद तो उड़ ही चुकी थी। मैंने हामी भर दी और कुछ देर बाद कैमरा बैग लेकर निकल पड़ा। जब मैं उस आलीशान बंगले के सामने पहुंचा तो मीडिया की गाड़ियां, पुलिस वैन और पत्रकारों की भीड़ पहले से मौजूद थी। भीतर जाते ही देखा, चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे और ड्राइंग रूम में बिछी सफेद चादर पर एक लाश पड़ी थी। लाश एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी।
उसकी गर्दन अजीब तरह से मरोड़ी गई थी, जैसे किसी ने क्रूर ताकत से हड्डियां तोड़ दी हों। मैं कैमरा ऑन करने ही वाला था कि मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। वही लाल साड़ी वाली औरत वहां खड़ी हुई थी। वो खिड़की से मुझे घूर रही थी। मैं कांप गया। अचानक वो औरत मेरे बिल्कुल पास आ खड़ी हुई, मेरे कान में फुसफुसाई, ये मर्डर मैंने किया है और ये तो बस शुरुआत है, अब और भी होंगे। मेरी रगों में खून जम गया। मैंने सोचा कि मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैंने बगल में खड़े एक पुलिस वाले से कहा, देखो ये जो औरत लाल साड़ी वाली है ना, यही है कातिल। पुलिस वाला पहले तो चौंका, उसने चारों तरफ देखा, फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे साहब आप भी मजाक करने लगे, यहां तो सिर्फ हम लोग हैं। कहाँ है औरत, वो भी लाल साड़ी में। बाकी पत्रकार भी हंसने लगे और मजाक करने लगे। अभय भाई हॉरर मूवी ज्यादा देख ली क्या? लाल साड़ी वाली किलर, वाह, हैंडलाइन बन सकती है। मैंने जितना समझाना चाहा उतना ही सब मजाक बनाने लगे। सबने टाल दिया। मेरे लिए यह मामला सिर्फ पत्रकारिता नहीं, अब जिंदगी और मौत का सवाल था। तभी मैंने कुछ देखा और चौंक पड़ा। मैंने देखा वहां संजय खड़ा हुआ था। मैंने तो उसकी उम्मीद भी नहीं की थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं उसके पास जाकर बोला, संजय तू यहां क्या कर रहा है? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, भैया ये मेरा घर है। मुझे जैसे बिजली का झटका लगा। यानी ये मर्डर उसी परिवार में हुआ था जिससे मेट्रो में मिलने वाला लड़का संजय संबंध रखता था। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। मेट्रो की चुड़ैल, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ना और अब उसके ही घर में हत्या। मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, लेकिन हर बार कैमरा खिड़की की ओर घुमा देता, क्योंकि वहां बार बार वही लाल साड़ी का साया दिख रहा था। वो कभी पर्दे में झूलता, कभी दीवार पर लंबी छाया बनाता। हर बार उसकी नजर सिर्फ मुझ पर होती। मैंने कैमरा बंद किया और बाहर जाने लगा, पर उसके कदम मेरे पीछे पीछे पड़ रहे थे। हर शीशे में, हर खिड़की में उसकी झलक दिखाई दे रही थी। मैंने अनदेखा करना शुरू कर दिया। नहीं, अब मैं इस खेल में नहीं पड़ूंगा। मुझे सिर्फ अपनी रिपोर्ट करनी है। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद किया, वो और भयानक हो गई। अचानक बगल की खिड़की का शीशा खुद ब खुद चटक गया। शोर से सब उधर भागे, लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं दिखा, केवल मुझे दिखा। वो लाल साड़ी वाली औरत अब खिड़की से झुककर मुस्कुरा रही थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। मैंने कैमरा गिरा दिया और पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गई। वो औरत गुर्राती आवाज में बोली, मुझसे नजरें चुराएगा? अभय तुझे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, वरना अगली लाश तेरी होगी। पत्रकार होना कोई आसान काम नहीं है। जहां लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद करके बैठ जाते हैं, वहां हमें कैमरा और माइक्रोफोन लेकर घटनास्थल पर पहुंचना पड़ता है। पिछले दिन हुए मर्डर केस की कवरेज से मैं थका हुआ था, लेकिन चैनल ने तुरंत अगला असाइनमेंट थमा दिया। जाओ बाढ़ के कवरेज करो। उस दिन आसमान सुबह से ही भारी हो गया था। घने बादल ऐसे झुके थे जैसे पूरी धरती को निगल लेंगे। मुझे ऑफिस से फोन आया, अभय जल्दी निकलो, यमुना किनारे वाले इलाके में पानी घुस गया है, पूरा मोहल्ला डूब रहा है, हमें लाइव रिपोर्टिंग चाहिए। मैं कैमरा और नोटबुक लेकर भागा। रास्ते में पानी इतना भर गया था कि गाड़ी बीच में बंद हो गई। मजबूरन एक नाव में बैठकर मैं गांव की तरफ गया। नाव डोल रही थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। कहीं से टूटी छत बह रही थी, कहीं से गाय की लाश बही चली आ रही थी। लोग मकानों की छतों पर खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। बच्चे रो रहे थे, औरतें चिल्ला रही थीं, बचाओ, कोई तो बचाओ। मेरा गला सूख गया। मैंने कैमरे से वो सब शूट करना शुरू किया। इतने में शोर मचा, आ गए, नेताजी आ गए। एक बड़ी नाव में चमचमाते कपड़ों में नेताजी खड़े थे। 4 गुंडे जैसे आदमी उनके साथ थे। नाव में दाल चावल के पैकेट और थोड़े से पुराने कपड़े रखे थे। नेताजी ने हाथ हिलाया, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। भीड़ ताली बजाने लगी। कुछ लोग उनके पैरों तक पहुंचने के लिए नाव की तरफ तैरने लगे। मैं रिपोर्टिंग मोड में चला गया। देखिए दर्शकों, ये हैं हमारे जनप्रतिनिधि कौशल जी। ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, लेकिन राहत कितनी है और जरूरत कितनी, ये आप खुद देख लीजिए। नेताजी ने जैसे ही पहला पैकेट भीड़ की तरफ फेंका, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग धक्का मुक्की करने लगे। औरतें रोती चिल्लाती पैकेट छीनने दौड़ पड़ी। एक आदमी चिल्लाया, हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। कोई उस पैकेट को पकड़ता, कोई छीनता, कई लोग पानी में गिर पड़े।
एक औरत तो बह ही गई, लोग उसे बचाने भी न भागे। सारा ध्यान राशन पर था। मैंने कैमरा चलाना बंद कर दिया। गुस्से में बड़बड़ाया, ये मदद है या तमाशा? सच कहूं, वो दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। भूख ने इंसानों को जानवर बना दिया था। नेताजी का चेहरा घबराहट से लाल हो गया। उनके गुंडे नाव से लोगों को लाठी से दूर धकेलने लगे। भीड़ और भड़क गई। किसी ने पत्थर फेंका तो किसी ने नाव पकड़ ली। नाव पलटने ही वाली थी कि पुलिस की दूसरी नाव आ गई। इसी अफरा तफरी में मेरी नजर पड़ी। सामने वाले डूबे हुए मकान की छत पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ, उसकी आंखें जल रही थी। वो सीधे मुझे घूर रही थी। उसने अपनी आंखें सीधी मेरी आंखों में डाल दी। मैं घबराकर चिल्लाया, नाव घुमाओ, पीछे करो। अचानक मेरी नाव जोर से हिलने लगी। मैं संतुलन खो बैठा और पानी में गिर पड़ा। ठंडे पानी ने मुझे जकड़ लिया। मैं छटपटाने लगा। गहराई मुझे खींच रही थी। सांस रुकने लगी। तभी कानों में वही आवाज गूंजी, मेरा काम करोगे तो बच जाओगे। मैंने डूबते डूबते सिर हिलाया, हाँ हाँ बचा लो। और अगले ही पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर को हल्के से धक्का दिया। मैं किनारे पर आ गिरा, हांफता हुआ, डरा हुआ, भीगा हुआ। लोग मुझे देखकर चिल्ला रहे थे, अरे ये तो मर ही गया था, कैसे बचा? लेकिन मैं जानता था ये किसी इंसान की मदद नहीं थी। ये उस लाल साड़ी वाली औरत की डील थी। किसी तरह मैं वहां से निकला, भीगा कांपता हुआ ऑफिस पहुंचा। रास्ते में लोग अब भी बाढ़ की अफरा तफरी पर चर्चा कर रहे थे। लाल ऑफिस के गेट पर ही कैमरामैन विजय ने मुझे देखते ही कहा, अरे अभय भाई, तुम तो गए थे पानी में, सब बोल रहे थे कि तुम डूब गए। मैंने बस भीगी शर्ट निचोड़ते हुए कहा, हाँ बच गया। किसी चमत्कार से अंदर पहुंचा तो न्यूज एडिटर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अभय, ये क्या कर दिया तुमने? फुटेज देखी है? तूने लाइव में नेताजी की पोल खोल दी है। देखो कैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। राहत या राहत रहित, मुझे हैरानी हुई। लोग मेरे डूबने की नहीं, रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे। एडिटर ने पीठ थपथपाई, तूने बड़ा काम कर दिया। लेकिन वो अचानक रुक गया और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। क्या बात है, चेहरा पीला क्यों है? ठीक तो है ना? मैं बस मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। कैसे बताता कि मुझे किसके धक्के से किनारे मिला। रात को घर पहुंचा तो राधिका दरवाजे पर ही खड़ी थी। चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। वो गुस्से में बोली, अभय, तुम्हारा फोन बार बार स्विच ऑफ क्यों जा रहा था? मैंने तो सोच लिया था कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगाया और कहा, मैं तो आज डूब ही गया था, तुम्हारी ही वजह से बचा हूं। कुछ नहीं हुआ, बस नेटवर्क नहीं मिल रहा था। राधिका ने मुझे छोड़कर ड्राइंग रूम की दीवार की घड़ी की तरफ इशारा किया। देखो, ये घड़ी बार बार 12:15 पर रुक जाती है। बैटरी बदल दी है, फिर भी वही प्रॉब्लम है। तुम्हें याद है, पहली बार वही औरत मेट्रो में इसी समय दिखी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने बात टालने की कोशिश की, अरे ये तो घड़ी का मैकेनिकल प्रॉब्लम है। लेकिन राधिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं अभय, कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। मैं चुप रहा। मन में वही सवाल गूंजता रहा, क्या मैंने सच में उस औरत से डील कर ली थी? क्या अब मैं उसकी डोरियों में बंध चुका हूं? अगले दिन ऑफिस जाना था। मेट्रो में कदम रखते ही दिल धड़कने लगा। हर चेहरे में वही लाल साड़ी वाली औरत नजर आने लगी। स्टेशन के बाहर हमेशा की तरह राम खिलावन का छोले कुलचे वाला ठेला लगा था। मैं अक्सर वही नाश्ता कर लेता था। उस दिन भी मैं ठेले पर रुका। राम खिलावन हंसते हुए बोला, साहब, आप रोज मेरे पास ही आते हो, कहीं फ्री कवरेज तो नहीं चाहिए? मैं भी मुस्कुरा दिया। इतने में एक कॉलेज का लड़का आया और बोला, भैया जल्दी दो, इंस्टा रील बनानी है। राम खिलावन ने गरम छोले और कुलचे का प्लेट बनाकर उसके हाथ में दिया। लड़के ने मोबाइल कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। देखो भाई लोग, दिल्ली का बेस्ट छोले कुलचे। लेकिन पहला निवाला मुंह में डालते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। अचानक उसने पेट पकड़ लिया। वो वहीं तड़पने लगा। दोस्त घबराकर उसे पानी पिलाने लगे। राम खिलावन की आंखें फैल गईं। वो घबराई हुई आवाज में बोला, अरे भैया, ये क्या हो गया? सब तो खा रहे हैं, सब ठीक है। वाकई बाकी लोग आराम से खा रहे थे, बस वही लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था। ये देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया।
रील बनाने वाला अब खुद पेट दर्द रील बन चुका था। मैं हैरान खड़ा था और तभी मेरी नजर पीछे गई। ठेले के पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में धंसी थी। उसकी मुस्कान जैसे कह रही हो, अब समझ आया, तेरा भी यही हाल होगा। ऐसी घटनाओं ने मुझे आतंक से भर दिया था। एक एक दिन मेरा एक एक युग की तरह बीत रहा था। वो मुझे हर रोज डराती थी। स्टेशन पर भीड़ रोही होती थी। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब उसमें उस चुड़ैल का खौफ शामिल होता था। मेट्रो का डिब्बा उस दिन खचाखच भरा हुआ था। लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। मेरे पास ही एक स्मार्ट दिखने वाला लड़का खड़ा था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। अचानक मैंने देखा उसका हाथ धीरे धीरे सामने वाले आदमी की जेब की तरफ बढ़ा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो आदमी पलटा और चिल्ला पड़ा, चोर चोर। मेरा पर्स निकाल रहा था और भीड़ उस पर टूट पड़ी। धक्का मुक्की, थप्पड़, घूंसे सब शुरू हो गया। लड़का गिड़गिड़ा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैं हक्का बक्का था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, स्टूडेंट्स, जॉब वाले, वेंडर, पर होती हुई मेरी नजर सीधी उस पर जा टिकी। हाँ, वही थी, लाल साड़ी में, बाल खुले थे, चेहरा बिना हाव भाव के भयानक था। वो भीड़ के बीच खड़ी थी, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं रहा था। सिर्फ मैं और उसकी नजरें सीधी मेरी आंखों में घड़ी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गया, ये खेल अब बस शुरू हुआ है। अचानक उस लाल साड़ी वाली औरत की आंखें सीधा उस जेब कतरे पर टिक गई। लड़का अचानक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं। लोग घबरा गए और बातें करने लगे। लगता है कि भूत प्रेत छड़ गया है इस पर। लेकिन सच्चाई में जानता था, ये महज चोरी की सजा नहीं थी। ये उस औरत की नजर का असर था। प्लेटफॉर्म पर उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली। भीड़ के बीच वो औरत ऐसे खड़ी थी जैसे सब लोग उसे देख ही नहीं पा रहे हों। लाल साड़ी भीगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और पैरों से पानी टपक रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक था उसका चेहरा, मानो मुस्कुरा भी रही हो और चेतावनी भी दे रही हो। अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आई, ट्रेन 5 मिनट लेट है। भीड़ बौखला गई। इसी बीच मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक लड़का मोबाइल निकालकर रील शूट करने लगा। उसने कैमरा उस औरत की तरफ घुमा दिया और तभी वो औरत उसकी ओर घूमी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। लड़का अचानक पेट पकड़कर तड़पने लगा। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त समझे कि शायद गैस्ट्रिक पेन या फूड पॉइजनिंग है, लेकिन मैं जानता था ये उसकी नजर का असर है। सिर्फ कुछ सेकंड में ही डांस रील बनाने वाले लड़के का पेट दर्द वाला रील बन गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया। मैं कांप उठा। वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती थी, पर किसी को जरिया बनाकर अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकती थी। कहने का मतलब था कि वो मुझसे अपना कोई काम करवाना चाहती थी। वो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे मार देगी। वो औरत अब मुझसे खेल रही थी। भीड़ के शोर के बीच वो औरत फिर मेरी ओर झुकी। कानों में वही ठंडी आवाज गूंजी, तूने हाँ कहा था, भूल गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मन ही मन बुदबुदाया, मैंने बस जान बचाने के लिए कहा था। आवाज फिर गूंजी, अब जान रखनी है तो मेरा काम करना होगा। पहला काम। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने फाइल मेरे सामने फेंकी। अभय, ये केस तू कवर करेगा। संजय की फैमिली का मर्डर केस है, मीडिया में खूब चल रहा है। मैंने फाइल उठाई और देखा तो दिमाग सुन्न पड़ गया। संजय, वही लड़का जिससे मैं रोज मेट्रो में मिलता था। उसकी फैमिली में हुई वारदात अब मेरे हाथ में थी। क्या यह महज एक संयोग था या उसी औरत का पहला काम? शाम को मेट्रो में फिर संजय और पूजा मिले। संजय का चेहरा उतरा हुआ था। वो परेशान लग रहा था। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारे घर में जो हादसा हुआ, बहुत दुख की बात है। मैं कवरेज कर रहा हूं। संजय चौंक कर बोला, आपको कैसे पता? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ऑफिस से असाइनमेंट मिला है तुम्हारे चाचा के मर्डर का। पूजा ने भी चुपचाप हमारी बातचीत सुनी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। और तभी ट्रेन की खिड़की के बाहर वो औरत फिर दिखी। इस बार कांच के उस पार उसका चेहरा और भी विकृत था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह से खून की धार बह रही थी। मैंने घबरा कर आंखें बंद कर ली। मैं बहुत परेशान हो चुका था। रात को घर लौटा तो राधिका ने फिर पूछा, अभय, तुम ठीक तो हो? पिछले कुछ दिनों से बेचैन रहते हो, नींद में चीखते हो। मैंने टालने की कोशिश की,
लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। देखो, ये फिर 12:15 पर रुक गई। मैंने देखा घड़ी की सुइयां बिल्कुल थमी हुई थी। उस वक्त घर का माहौल इतना डरावना लग रहा था कि लगा अगर घड़ी की सुई हिली तो भी डर लगेगा और अगर न हिली तो भी लगेगा। रात में जब मुझे नींद आई तो मुझे लगा जैसे मैं फिर बाढ़ में डूब रहा हूं। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आवाज गूंज रही थी, पहला काम कर वरना डुबो दूंगी। मैं चौंक कर उठ बैठा, पसीने से पूरा शरीर भीग गया था। राधिका करवट बदलकर बोली, फिर से वही सपना देखा? मैं चुप रहा, लेकिन मन ही मन समझ गया अब सौदे की कीमत वसूलनी शुरू हो चुकी है। अब तो मैं घर से निकलने में भी डरने लगा था। अगले दिन जब मैं मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो भीड़ हमेशा की तरह भाग दौड़ में थी, लेकिन उस भीड़ के बीच वो औरत फिर खड़ी थी, लाल साड़ी लहराती हुई। उसके चेहरे पर अब गुस्से की आग साफ दिख रही थी। उसने धीरे से होंठ हिलाए और मैं उसकी आवाज साफ सुन रहा था, मेरा पहला काम करो। मेट्रो प्लेटफॉर्म की भीड़ मेरे चारों तरफ भाग दौड़ रही थी, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ उसी पर टिक गई। लाल साड़ी में खड़ी वो औरत और लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी, पर मेरी आंखों में उसकी छवि और साफ होती जा रही थी। उसके होंठ हिले, मेरा पहला काम करो। मैंने होंठ दबाकर कहा, कौन सा काम? उसने धीरे धीरे हाथ उठाकर मेरे बैग की तरफ इशारा किया। बैग में वही फाइल थी जो संजय के घर के मर्डर केस की थी। अगले दिन ऑफिस में बैठकर मैं केस की रिपोर्ट पढ़ रहा था। मेरे एडिटर ने कहा, अभय, इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है, तुझे वहां जाकर हर डिटेल निकालनी है। लोगों को चाहिए सनसनी, खून, रहस्य और शक। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे याद आ रहा था वो औरत कह रही थी पहला काम, और पहला काम यही केस था। लेकिन क्या सचमुच वो चाहती थी कि मैं इस केस को अपने हिसाब से कवर करूं, या फिर वो मुझे सच दबाने पर मजबूर करेगी? शाम को मेट्रो में फिर संजय और पूजा मिले। संजय का चेहरा और भी थका हुआ था। उसने धीरे से कहा, अभय भैया, आप रिपोर्टर हैं ना? क्या आप सच में मेरे घर की सच्चाई लिखेंगे? उसकी आंखों में अजीब डर था। मैंने पूछा, क्यों? तुम्हें डर किस बात का है? संजय ने धीमी आवाज में कहा, जो हुआ वो वैसे नहीं था जैसा सबको दिख रहा है, लेकिन कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। पुलिस भी हमें शक की निगाह से देख रही है। उसकी बात सुनते ही मेरे कानों में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, सच मत लिखना। मैंने पलटकर खिड़की के शीशे में देखा। भीड़ भरी ट्रेन के बावजूद कांच पर वही औरत झुकी खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। रात को घर लौटा तो राधिका ने दरवाजा खोला। उसकी नजर तुरंत घड़ी पर गई। वो डरी हुई आवाज में बोली, देखो अभय, ये घड़ी फिर से 12:15 पर रुक गई है। मैंने देखा सुइयां वहीं थमी थी। ये वही वक्त था जब मैंने मेट्रो की पहली रात उस औरत को देखा था। राधिका ने डरते हुए कहा, लगता है घर में कुछ गड़बड़ है। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कल तो मुझे लगा जैसे कोई औरत खिड़की से झांक रही थी। मैंने राधिका को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं खुद कांप रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये सब उसी का खेल है। उस रात नींद आई तो फिर वही सपना आने लगा कि मैं बाढ़ में डूब रहा हूं। नाव पलट चुकी है, पानी में मेरी सांसें टूट रही हैं। तभी वही आवाज मेरे कानों में गूंजती है, मेरा काम करेगा तो बच जाएगा। मैं हांफते हुए चिल्लाया, हाँ, मैं काम करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। अचानक मैं जाग गया। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन दीवार पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई औरत अभी अभी गुजर कर गई हो। मैं उठकर बैठ गया। ये कैसा सपना था? जो मेरे साथ बीत चुका था वो सपने में आ रहा था, यानी मेरे दिमाग को भी जकड़ लिया था उसने। मैं इतना परेशान था कि फिर पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मैंने फाइल खोली और उसे ध्यान से पढ़ा तो मैंने गौर किया कि केस में साफ साफ लिखा था, संजय के चाचा की बेरहमी से हत्या की गई थी, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं था। रिपोर्ट में एक लाइन पढ़कर मैं सिहर उठा कि गवाहों के अनुसार हत्या के समय घर की खिड़की पर लाल साड़ी पहने एक औरत को देखा गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वही औरत थी, यानी मर्डर केस उससे जुड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई थी। और भी बहुत सारे लोग थे, उसने उनको क्यों नहीं चुना? पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में रहा। मैंने जैसे तैसे अपना काम निपटाया। उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन पर आ गया। मैं मेट्रो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अचानक ट्रेन आने से पहले टनल में हवा का तेज झोंका चला। भीड़ पीछे हट गई और उसी हवा के बीच वो औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई।
उसकी आंखों में नफरत थी। वो फुसफुसाई, अगर सच लिखने की हिम्मत की तो तेरे संजय और पूजा को भी उसी तरह मारूंगी जैसे उसके चाचा को मारा। उसकी खौफनाक धमकी से मेरा पूरा शरीर कांप उठा। तभी ट्रेन की सीटी बजी और भीड़ भागती हुई चढ़ी, लेकिन मेरी नजरें बस उसी पर थीं। वो मुस्कुराई और धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। मैं उस दिन इतना टेंशन और खौफ में था कि उस रात घर लौटकर मैंने पहली बार राधिका से सच साझा करने की कोशिश की। मैंने उसे बताया, राधिका, मुझे लगता है मैं एक चुड़ैल के जाल में फंस गया हूं। वो चाहती हैं कि मैं संजय के घर की सच्चाई दुनिया के सामने न लाऊं, वरना वो सबको मार देगी। राधिका ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपने डर से भागना नहीं है, सच को सामने लाना ही होगा, चाहे जो हो। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि अगर मैंने सच उजागर किया तो वो औरत संजय, पूजा और शायद राधिका तक को भी नहीं छोड़ेगी। और यहीं से शुरू हुआ मेरा असली संघर्ष। पत्रकार का कर्तव्य बनाम चुड़ैल का सौदा। सुबह का अखबार हाथ में था, लेकिन मेरी आंखें बार बार फाइल के उन पन्नों पर जा रही थी जहां लिखा था, हत्या के वक्त लाल साड़ी पहनी औरत खिड़की पर दिखाई दी। मैंने ठंडी सांस ली। अब ये महज रिपोर्ट नहीं रही, ये मेरी आप बीती बन चुकी थी और पुलिस रिकॉर्ड में अजीब सबूत थी। उस दिन मैंने थाने जाकर केस की फाइलें देखने की जिद की तो इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए हंसकर कहा, अभय जी, आप लोग पत्रकार हो, पर इस केस में जितना गहराई में जाओगे उतना ही डूबोगे, खासकर रात में मत घूमना। मैंने पूछा, क्यों? वो धीमे स्वर में बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें दर्ज हैं वो किसी इंसान की करतूत नहीं लगती। मृतक के शरीर पर नाखूनों के गहरे चीरे थे, जैसे किसी जानवर ने नोच डाला हो, लेकिन डीएनए रिपोर्ट इंसानी निकली। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नाखून वही थे जो मैंने चुड़ैल की लंबी उंगलियों में देखे थे। उस शाम मेट्रो में संजय अकेला मिला। पूजा शायद शिफ्ट में देर तक रुकी थी। संजय का चेहरा पसीने से भीगा था। वो कांपती आवाज में बोला, भैया, कल रात घर की खिड़की पर वही औरत फिर दिखी। माँ कहती हैं ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं उस रात सबसे पहले चाचा के कमरे में पहुंचा था। मैंने उसका कंधा पकड़कर कहा, घबराओ मत, सच सामने आएगा। लेकिन उसी वक्त खिड़की के शीशे में लाली झलकी। मैंने नजर उठाई, वो औरत मुस्कुरा रही थी, आंखों से खून टपकता हुआ। मैंने झटके से पलकें झपकाईं। भीड़ भरी ट्रेन में कोई और नहीं देख पा रहा था। उस रात मैं घर लौटा तो राधिका सो चुकी थी। घड़ी फिर से 12:15 पर अटकी हुई। मैंने घड़ी ठीक की और सोने गया, लेकिन कुछ ही देर बाद खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई और मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे दिल में आ रहा था कि मैं अपने बाल नोच डालूं। मैंने पर्दा हटाया। बाहर वही लाल साड़ी वाली खड़ी थी, साथ ही उसके बाल खुले थे। चेहरा टेढ़ा और आंखें अंधेरे में जलते अंगारों जैसी लग रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, संजय की फैमिली का खून मुझे करना है, कोई नहीं बचेगा। मेरा काम तू करेगा तो तेरा घर बचेगा। मैंने कांपते स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वो चीखी, मैं वही हूं जिसे इन लोगों ने धोखा दिया था। अब उनका एक एक खून का कतरा मुझे चाहिए। और अचानक पूरा शीशा फटकर टूट गया। मैं खौफ से भर उठा और मैं जोर से चिल्लाया और वो औरत गायब हो गई। मेरी चीख सुनकर राधिका जाग गई। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपती हुई आवाज में उसे सब बताया, लेकिन जब उसने देखा तो खिड़की बिल्कुल सही सलामत थी। राधिका ने मुझे गले से लगा लिया। वो मुझे तसल्ली देती रही। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन राधिका के लिए मैं हिम्मत जुटा रहा था। अगले दिन मैंने फिर पुलिस फाइल खंगाली। पुराने रिकॉर्ड में लिखा था, करीब 20 साल पहले संजय के परिवार पर एक औरत ने जादू टोने का इल्जाम लगाया था। गांव से वो औरत रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। लोग कहते थे कि उसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया। उसका नाम था कमला और वो संजय के चाचा गजेंद्र की प्रेमिका थी। मेरे सीने में ठंडा डर समा गया। यानी ये सब एक खून का रिश्ता और बदले की आग थी। उस शाम जब मैं मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो अचानक लाइट्स झपकने लगी। पूजा और संजय भी वहीं खड़े थे। अचानक पीछे से एक औरत ने जोर से पूजा को धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। मैंने पलट कर देखा, लाल साड़ी वाली चुड़ैल भीड़ के बीच खड़ी थी, पर उसके पैर जमीन से ऊपर थे। लोग उसे देखकर भी जैसे कुछ नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ मैं और संजय हक्का बक्का रह गए। वो औरत चीखी, एक एक को मारूंगी, पहले उसकी बारी है।
उसने उंगली पूजा की तरफ तानी। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। वो बेसुध होकर गिर पड़ी। रात को पूजा हॉस्पिटल में थी और मैं घर पहुंचा। राधिका ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं समझती? तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त दहशत क्यों रहती है? ये कौन सी औरत है जो तुम्हारा पीछा कर रही है? मैंने चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि मैं जानता था ये औरत अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि संजय और उसकी फैमिली की भी मौत की परछाई बन चुकी है। उस रात पहली बार मुझे लगा ये कहानी सिर्फ पत्रकारिता या चुड़ैल का बदला नहीं है। ये खूनी वंशानुगत श्राप है जिसके पन्नों में मैं फंस चुका हूं। मेरे दफ्तर में फाइलें बिखरी पड़ी थीं। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से आती बूंदें शोर कर रही थीं। लेकिन मेरे सामने बैठा संजय लगातार कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे बरसों से सीने में दबा कोई राज अब फटकर बाहर आना चाहता हो। उसकी आवाज रूंध गई। वो बोला, भैया, आपको जो दिखाई दे रही है वो औरत कोई साधारण प्रेत नहीं है। वो हमारी ही खून की कहानी है। 20 साल पहले चाचा की जिंदगी में एक औरत आई थी, कमला। वो गांव की थी लेकिन खूबसूरत औरत थी। लोगों पर जादू टोना भी करती थी। चाचा ने उससे शादी का वादा किया, पर जब परिवार वालों को पता चला तो सबने इसका विरोध किया। एक रात कमला घर में पकड़ी गई। सबने मिलकर उसे ताना मारा, गाली दी और मार मार कर अधमरी कर दिया। मां बताती हैं, उस वक्त कमला ने कसम खाई थी, जिस खून ने मुझे धोखा दिया है उसी खून को मैं एक एक करके चूसूंगी, कोई नहीं बचेगा। फिर सबने मिलकर उसे कुएं में फेंक दिया। संजय जोर से रो पड़ा, भैया, आज वही औरत लौटी है और सबसे पहले चाचा की ही मौत हुई है। हम दोनों अगले दिन पूजा को देखने हॉस्पिटल पहुंचे। वो बेसुध पड़ी थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुली। उसने कांपती आवाज में कहा, वो मेरे पास आई थी। उसने कहा, मैं उसके रास्ते में मत आऊं, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने गला दबाकर छोड़ दिया हो। डॉक्टर ने कहा, ये डर से शॉक में है, किसी प्रेत आत्मा की बात मत कीजिएगा। लेकिन मैं और संजय एक दूसरे को देख रहे थे। सच को हम दोनों ही जानते थे। शाम को मैं रिपोर्टिंग के लिए निकला। मेट्रो प्लेटफॉर्म भीड़ से भरा था। अचानक लाइट्स झपकने लगी। फिर वो आई, लाल साड़ी लहराती, लंबे बाल हवा में उड़ते हुए और आंखों से खून की धार बहती। इस बार लोग भी उसे देख रहे थे। भीड़ चीख चीख कर भागने लगी, लेकिन वो औरत हंस रही थी, खूंखार आवाज में बोल रही थी, भागो भागो, जितना भागोगे उतना मेरा शिकार बनोगे। एक लड़का मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। वो उसकी तरफ मुड़ी और बस गुस्से से देखा। लड़का अचानक पेट पकड़कर चीखने लगा, आह, पेट फट रहा है। वो तड़पते तड़पते गिर पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। लेकिन वो औरत और भी भयानक हो गई। उसके दांत बाहर निकल आए, उंगलियां पंजों जैसी हो गई। उसने हवा में हाथ मारा तो सामने लगे बल्ब फटकर चिंगारी उड़ाने लगे। मैं दहशत से थर थर कांप रहा था। उस रात घर लौटा तो राधिका डरी हुई थी। उसने कहा, अभय, इस घर की घड़ी फिर से 12:15 पर रुक गई है और मुझे लगा जैसे खिड़की से कोई देख रहा है। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, खून का कर्ज चुकाना होगा। अब साफ था, यह औरत कमला थी, जिसे धोखा दिया गया, मारा गया और कुएं में फेंका गया। ये मेट्रो में संजय के पीछे लगी थी कि मैं मिल गया। अब तो मैं उसके चंगुल में था। अब उसका श्राप पूरी फैमिली और उसके वंश को खा रहा था। लेकिन सवाल यह था, उसका अगला शिकार कौन होगा और मैं क्यों बार बार उसके सामने आ रहा हूं? मेरी पत्रकारिता अब एक खतरनाक राह पर खड़ी थी, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ रिपोर्टर नहीं था, बल्कि चुड़ैल की कहानी का हिस्सा बन चुका था। रात के करीब 2 बजे थे। घर के हर कोने में अजीब सी खामोशी थी, पर मेरी नींद अचानक फोन की तेज घंटी से टूटी। मैं चौंक पड़ा और डर भी गया कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इस वक्त फोन का क्या काम है? मैंने डरते डरते कॉल रिसीव की। ये पूजा का कॉल आया था। उसकी कांपती आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। वो बोल रही थी, भैया, वो औरत मेरे सपने में आई थी। उसने कहा, तेरे घर के आईनों में मेरा चेहरा कैद है। जिस दिन तू उसमें झांकेगी उसी दिन तेरी मौत तय है। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कमरा अपने आप खुल गया। फिर मैंने देखा वो लाल साड़ी में मेरे पास आ रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तेरे खून से ही मेरा अधूरा व्रत पूरा होगा भैया। मैं बहुत डर गई हूं।
पूजा फोन पर रो रही थी। मैंने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन खुद का गला सूख गया था। रात अगले दिन मैं संजय के घर गया। वहां अजीब हालात थे। दरवाजे पर काले धागे बंधे थे, नींबू मिर्च लटकी थी और हर कोने से अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था। संजय की मां ने घबराकर कहा, बेटा, रात को घर में बर्तन अपने आप बजने लगे, खिड़की अपने आप खुलती बंद होती रही और तुम्हारे छोटे भाई के कमरे में खून से लिखे शब्द मिले। एक और मौत बाकी है। मैं सन्न रह गया। शाम को मैं कवरेज के लिए फिर मेट्रो स्टेशन पहुंचा। भीड़ सामान्य लग रही थी, लेकिन मेरा दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। ट्रेन आई और मैं जैसे ही डिब्बे में चढ़ा, लाइट्स एक झटके में बुझ गई। अंधेरे में अचानक वही लाल साड़ी लहराती नजर आई। वो डिब्बे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। अब तू बच नहीं सकता, तू ही मेरा जरिया बनेगा। तेरी कलम, तेरा कागज मेरी कहानी पूरी करेगा, और अगर मना किया तो तेरी पत्नी राधिका को सबसे पहले ले जाऊंगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डिब्बे में मौजूद कुछ लड़के मजाक में मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। वो औरत अचानक उनके बीच पहुंच गई। क्या तमाशा बना रखा है? उसकी चीख से शीशे दरक गए। अगले ही पल एक लड़के का मोबाइल फट पड़ा। दूसरा लड़का हवा में उछलकर छत से चिपक गया। उसका शरीर अकड़ गया। बाकी लोग चीख चीख कर डिब्बे से भागने लगे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने मौत का खेल चल रहा था। वो औरत मेरी तरफ मुड़ी और धीमे से बोली, अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरी कहानी लिख या फिर अपने परिवार की लाशों पर रो। रात को घर लौटा तो राधिका मेरी तरफ घूर रही थी। अभय, ये सब क्या है? तुम हर वक्त खोए रहते हो, डरते रहते हो। ये कौन है जो बार बार तुम्हें सताती हैं? मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी घर की घड़ी ने फिर वही खेल दिखाया। सुइयां टिक टिक करते करते रुक गई। ठीक 12:15 पर राधिका ने चीख कर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये घर अब सुरक्षित नहीं है। मैं सोच ही रहा था कि चुड़ैल का अगला शिकार कौन होगा। तभी फोन बजा। ये फोन संजय का था। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, पूजा गायब हो गई है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वो कहीं नहीं है, और आईने पर खून से लिखा है, वो अब मेरी है। मेरे होश उड़ गए। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में दीवार पर टंगी घड़ी अब भी 12:15 पर रुकी हुई थी। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा तूफान ये मचा हुआ था कि पूजा गायब हो गई थी। संजय की कांपती आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। भैया, आईने पर लिखा था, पूजा मेरे पास है। भैया, पूजा कहाँ गई? मैं तुरंत संजय के घर पहुंचा। कमरा बंद था, लेकिन जैसे ही दरवाजा तोड़ा, भीतर का नजारा दिल दहला देने वाला था। आईना टूटा हुआ पड़ा था, पर उसके टुकड़ों में साफ दिख रहा था कि लाल साड़ी वाली औरत पूजा को खींचकर अपने साथ ले गई थी। जैसे आईना दरवाजा हो और उसके भीतर दूसरी दुनिया हो। मुझे देखकर संजय रो पड़ा और वो सिसकते हुए बोला, भैया, ये कैसे हो सकता है? मैंने कांपते होंठों से कहा, ये चुड़ैल आईनों में कैद हैं। हर बार जब समय 12:15 पर रुकता है, तब उसका दरवाजा खुलता है। पूजा अब उसी की दुनिया में है। हमने गांव के एक बूढ़े तांत्रिक को बुलाया। उसने आईने को देखा और हड़बड़ाकर बोला, यह साधारण आईना नहीं है, इसमें प्रेत ज्योति मंत्र बंद हैं। ये औरत अपने खून से व्रत अधूरा छोड़कर मरी थी। उसकी आत्मा अब आईनों के जरिए जिंदा है। वो हर बार अपने शिकार को आईने में खींच लेती है और तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक अपना व्रत पूरा ना कर ले। संजय गुस्से से चीखा, मैं पूजा को निकाल कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी हालत को देखकर तांत्रिक ने कहा, तुम्हें कुछ और ज्यादा तगड़ा तोड़ निकलना होगा, ये मेरे वश का नहीं है। वो चला गया। मैंने संजय को समझाया, फिर मैं घर लौट आया। मैंने राधिका को भी सारा हाल सुना डाला। अगले दिन कवरेज के बहाने मैं मेट्रो स्टेशन गया। वहीं प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा वही टूटा हुआ आईना रखा था। लोग सोचते थे ये पुराने हादसे में टूटा था, लेकिन जैसे ही मैंने नजदीक जाकर देखा, आईने में मेरी परछाई नहीं थी। उसमें पूजा दिखाई दी। उसकी आंखें डरी हुई थी। वो मदद की भीख मांग रही थी। मैं चीख पड़ा, पूजा! तभी लाल साड़ी वाली औरत पीछे से उभरी। उसने पूजा की गर्दन पकड़ी और मेरी तरफ घूर कर बोली, ले जाओ अगर हिम्मत है तो, लेकिन याद रखना, एक को छुड़ाओगे तो दूसरा मर जाएगा।
उस रात घर लौटकर मैं बेचैन होकर राधिका को सब बता रहा था। वो सुन रही थी, लेकिन अचानक रुक गई और आईने की तरफ देखने लगी। वो खौफ से भरी कांपती आवाज में बोली, अभय, ये आईना देखो। मैंने भी नजर घुमाई। आईने में हम दोनों नहीं खड़े थे, बल्कि उसमें वही औरत थी और उसके हाथ में खून से भीगा चुनरी का टुकड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी पत्नी मेरी होगी। राधिका चीख मारकर मेरे गले लग गई। रात के 3 बजे मेरे कमरे में हवा का जोरदार झोंका आया। आईना अपने आप हिलने लगा और उसमें से आवाज आई, अभय, तू पत्रकार है, तेरे पास कलम है, सच लिखने की ताकत है। मेरी कहानी पूरी कर, तभी तेरे अपने बचेंगे, वरना तू देखेगा एक एक कर मैं सबको ले जाऊंगी। मैं पसीने से तरबतर हो गया। अगली सुबह मैंने संजय को बुलाया और तय किया कि हमें किसी भी तरह उस आईने के भीतर जाना होगा। लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी, जो भी इस दरवाजे से भीतर जाएगा उसके लौटने की कोई गारंटी नहीं है। संजय ने मेरी आंखों में देखकर कहा, भैया, पूजा मेरी जिंदगी है, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो, मैं उसके लिए जाऊंगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा। कमरे में वही टूटा हुआ आईना रखा था। घड़ी की सुइयां 12:15 पर आकर थम चुकी थी। तांत्रिक जमीन पर मंत्र लिख रहा था और धीमे स्वर में बोला, तैयार रहो, दरवाजा अब खुलेगा। याद रखना, अंदर जाओगे तो वहां समय और नियम अलग होंगे। जिसे छुड़ाना है उसे दिल और दिमाग से मजबूत पकड़ना होगा, वरना वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। मैंने और संजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। पूजा की डरी हुई आंखें आईने के टुकड़ों में झलक रही थीं। अचानक पूरा कमरा कांप उठा और आईना जलती आग जैसा चमकने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, अभी कूदो, वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। हम दोनों ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। जैसे ही भीतर पहुंचे, चारों तरफ सिर्फ आईने ही आईने थे। हर आईने में अलग दृश्य दिख रहा था। कहीं पूजा मदद के लिए चिल्ला रही थी, कहीं राधिका खून से सनी चुनरी ओढ़े खड़ी थी, कहीं मैं खुद लाश की तरफ पड़ा था। संजय डरकर बोला, भैया, ये क्या जगह है? मैंने कांपते स्वर में कहा, ये उसकी बनाई भूल भुलैया है। यहां सच और झूठ एक जैसे लगेंगे। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी और कमला हमारे सामने आ खड़ी हुई। वही लाल साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में आग भरी हुई थी। वो खौफनाक आवाज में बोली, तो आ ही गए तुम दोनों, पत्रकार और प्रेमी। एक को बचाओगे तो दूसरा यहीं दफन होगा। चुनो, किसे बचाना है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। कमला, तू चाहती क्या है? पूजा और राधिका को क्यों परेशान कर रही है? वो धीरे धीरे पास आई। उसकी परछाई हर आईने में फैल गई। मेरी बात पर वो नाराज होकर बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। अभय, मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। मेरा व्रत अधूरा रह गया। मैं चाहती हूं दुनिया मेरी कहानी जाने। तू पत्रकार है, तू मेरी आवाज बनेगा। तब तक मैं तेरे अपने को नहीं छोड़ूंगी। और तुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बात ऐसे कोई नहीं सुनेगा, पर जब अपने पर बात आएगी तो सब सुनेंगे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अगले ही पल वो खून से लथपथ मुस्कान में बदल गए। वो बोली, लेकिन खबर छपना ही काफी नहीं है। मेरे गुनहगारों के नाम सामने आना चाहिए। संजय का खानदान, जिसने मुझे धोखा दिया, उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। संजय फूट फूट कर रो पड़ा। वो बोला, मैं दोषी नहीं हूं कमला, लेकिन अगर मेरी वजह से पूजा को तकलीफ हो रही है तो मेरी जान ले ले। बस पूजा को छोड़ दे। कमला ने उसकी गर्दन पकड़ ली और गुर्रा कर बोली, तू ही उस खानदान का वारिस है। तेरे ही चाचा ताऊ ने मुझे मारा था। तेरा लहू ही मेरा व्रत पूरा करेगा। मैंने तुरंत जेब से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने कहा, कमला, अगर तू मुझसे सचमुच इंसाफ चाहती है तो ये सब दुनिया देखे। बता दे अपना सच। कौन था जिसने तुझे मारा? कैसे तेरा व्रत अधूरा रहा? ये वीडियो वायरल होगा और तेरी कहानी सबको पता चलेगी। वो ठिठक गई। उसके चेहरे पर एक पल को नरमी आई। वो बोली, क्या तू सच में मेरा सच लिखेगा? मैंने कसम खाई, हाँ, मैं तेरा सच लिखूंगा, तभी तेरे अपने भी बचेंगे। कमला ने धीरे से हाथ उठाया। पूजा के हाथों की बेड़ियां टूट गई और वो भागकर संजय से लिपट गई। वो रोने लगी थी। वो कह रही थी, संजय, मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। इतना बोलकर वो जमीन पर गिर पड़ी। कमला की आंखें अब शांत थीं। उसने धीरे से कहा, जाओ, लेकिन याद रखना अभय, वादा मत तोड़ना, वरना ये आईना फिर खुलेगा। मैंने देखा, कमला की आत्मा अब शांत थी।
उसका चेहरा काफी नरम और मानवीय लग रहा था। इसके साथ ही आईनों की पूरी भूल भुलैया जोरदार धमाके के साथ बिखर गई। आईना 1000 टुकड़ों में बिखर चुका था। उसके बाद धुएं सा एक गोला उठा और हवा में गायब हो गया। मैंने सोचा सब खत्म हो गया। पूजा जमीन पर पड़ी थी, सांसें धीमी थी, लेकिन आंखों में जीवन था। संजय उसे पकड़कर रो रहा था। हम सब वापस उसी कमरे में थे। आईना अब पूरी तरह राख बन चुका था। अगले दिन मैंने पूरी रिपोर्ट लिखी। अगले ही दिन मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी की। मेट्रो की चुड़ैल, एक औरत की अधूरी दास्तान। उसमें लिखा कि कमला सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, बल्कि इस समाज की सताई हुई एक औरत थी। उसका गुनाह था प्यार करना और भरोसा करना। मेरे बॉस ने रिपोर्ट पढ़ी तो पहले चौंक गए और नाराज होकर बोले, अभय, ये हॉरर स्टोरी है या सोशल रिपोर्टिंग? मैंने कहा, सर, ये दोनों हैं। सच में एक आत्मा है जो चाहती थी कि उसकी कहानी लोग जाने। अगर इसे छापेंगे नहीं तो उसका काम अधूरा रहेगा। बॉस ने हिचकिचाकर रिपोर्ट छाप दी और नतीजा, न्यूज वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर मेट्रो की चुड़ैल ट्रेंड करने लगा। टीवी डिबेट्स में एंकर चिल्लाने लगे, क्या आत्मा वाकई थी या केवल एक पत्रकार की कहानी थी? कुछ लोग कह रहे थे, ये औरत के साथ हुए अन्याय की सच्चाई है। कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे, चुड़ैल को भी अब पत्रकार चाहिए। लेकिन एक बात साफ थी, कमला की कहानी अब सबकी जुबान पर थी। स्टेशन पर अफवाह फैल गई। रात 12-15 बजे कोई मेट्रो में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। कई यात्रियों ने दावा किया, लाल साड़ी वाली औरत सीढ़ियों पर दिखती है। कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें सिर्फ धुंधला साया था, पर लोगों ने मान लिया कि वही कमला है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, कमला की आत्मा को शांति तो मिली होगी, पर उसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। वो तब तक रहेगी जब तक दुनिया उसके साथ हुए असली गुनहगारों को नहीं पहचान लेती। लोग बराबर कमेंट कर रहे थे और उस कहानी के लिए ऐतराज भी कर रहे थे कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो एक न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर इसे कैसे प्रसारित कर सकता है। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से लोग स्टेशन पर डरे हुए हैं। इस पर तो न्यूज़पेपर पर केस हो सकता है। मेरे बॉस ने घबराई हुई आवाज में मुझसे कहा, तुम्हारी ये न्यूज अब सबकी जुबान पर है, लेकिन अब हम पर केस होने वाला है। हम हार गए तो ये न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा। अब मुझे सारे सबूत दिखाने थे जो विरोधी मांग रहे थे। कोर्ट में भी चाहिए थे। मैंने सब सबूत इकट्ठे किए। अब इन्हें पेश करने के मौके का इंतजार था। संजय और पूजा ने राहत की सांस ली। राधिका भी अब ठीक थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात ऑफिस से लौटते वक्त मोबाइल स्क्रीन झिलमिलाई। अचानक उस पर एक बिना नंबर का मैसेज उभरा, अभय, तूने वादा तो पूरा किया, लेकिन इंसाफ अभी अधूरा है। गुनहगार अब भी जिंदा है। साथ ही स्क्रीन पर लाल चुनरी का टुकड़ा लहरा गया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या कमला सचमुच गई थी या उसकी कहानी अभी और आगे बढ़नी थी? यही प्रश्न मेरे दिमाग में था। मैं चाहता था कि उसकी आत्मा को पूरा न्याय मिल जाए और कहानी खत्म हो जाए। इसके लिए अब मुझे ही कार्यवाही करनी थी। अब बॉस के सामने संपूर्ण कहानी की रिकॉर्डिंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में चल रही थी। इसमें मैंने दिन रात दौड़ धूप करके सबूत इकट्ठे किए थे। मैंने कैमरा ऑन किया, स्टूडियो की लाइट्स ऑन की, लेकिन इस बार मेरे पास सच्चाई की रोशनी भी थी। स्क्रीन पर सबसे पहले मेट्रो स्टेशन की वही सीसीटीवी फुटेज चली, जिसमें रात को आईने के सामने पूजा अचानक गायब होती दिख रही थी। पीछे भीड़ के शोर के बीच मेरे हाथों में मोबाइल कैमरे से कैप्चर की गई तस्वीरें थीं। आईने में खिंचती पूजा और लाल चुनरी वाली परछाई। फिर वीडियो में उन गुनहगारों के कबूलनामे थे। संजय के चाचा का कांपता हुआ चेहरा, जब उसने माना कि कमला उसकी प्रेमिका थी और घर वालों ने मिलकर उसे कुएं में धकेला था और कमला की आत्मा ने उनके भाई को मार डाला। गांव के बूढ़े गवाहों के बयान, हाँ, उस रात औरत की चीखें हम सब ने सुनी थी। वाकई कमला को मार दिया था। उसके बाद मेरी रिपोर्ट में मंदिर में हुआ हवन का दृश्य दिखा। तांत्रिक मंत्रोच्चार कर रहा था और अग्निकुंड की लौ में लाल चुनरी का टुकड़ा जल रहा था। उस पल को कैमरे ने कैद किया जब अचानक हवन की अग्नि में महिला का धुंधला चेहरा उभरा और फिर शांत होकर लुप्त हो गया। मैंने रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा खुद कैमरे के सामने खड़े होकर रिकॉर्ड किया। दोस्तों, ये किसी डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये सच्चाई है। कमला नाम की एक औरत जिसे समाज ने ठुकराया, मार दिया और धोखे से दफन कर दिया। उसकी आत्मा इंसाफ चाहती थी। हमने देखा
सबूत जुटाए। अब फैसला आपका और कोर्ट का है। आत्मा की पुकार और मदद मांगने के लिए धमकाना इस बात का प्रमाण है कि हर आत्मा को न्याय चाहिए, चाहे इंसान हो या आत्मा। फिर मैंने कैमरे पर पूजा और संजय का मुस्कुराता चेहरा दिखाया। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं, सुकून था। मैंने ये पूरी रिपोर्ट बोस को सौंप दी। बोस का चेहरा खिल उठा। उन्होंने खुशी से चहकती हुई आवाज में कहा, ये तो ठोस बम है बेटा, फटेगा तो धमाका करेगा। अब दूर दूर तक हमारे आसपास कोई नहीं होगा। अब इसे अभी प्रसारित करता हूं। अब ये न्यूज दोबारा प्रसारित हो रही है, ऐसे सबूतों के साथ जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। बोस ने खुश होकर यह खबर प्रसारित कर दी। जब यह रिपोर्ट चैनल पर चली तो इस बार कोई नहीं हंसा और न ही कोई भूत प्रेत की अफवाह कहकर टाला गया, बल्कि लोग बोले, ये तो पत्रकारिता का असली रूप है, जहां डर को सच्चाई और सबूतों के साथ सामने लाया जाए। मेरे बॉस ने भी कहा, अभय, ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, ये एक दस्तावेज है। तुमने पत्रकारिता के मायने बदल दिए। मेरी रिपोर्ट छपते ही मामला आग की तरह फैल गया था। न्यूज चैनलों ने भी इसे उठाया। कमला कांड परिवार ने प्रेमिका को कुएं में जिंदा फेंका था। लोग भड़क उठे। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और संजय के चाचा वो उसके ताऊ को साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के दिन कोर्ट में जैसे ही जज ने कहा अपराधियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है कि अचानक मेरे मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, अब मैं चैन से जा सकती हूं, धन्यवाद अभय। उसके बाद कभी लाल चुनरी न दिखी, न आईने का साया दिखा। पूजा और संजय ने शादी करके नई जिंदगी शुरू की। राधिका भी निडर होकर मेरे साथ खड़ी रही और मैंने अपनी कलम से साबित कर दिया कि सच की ताकत सबसे बड़ी है। उसके बाद से आज तक कोई भी हादसा नहीं हुआ। कभी कभी जिंदगी में ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन नहीं होता, पर धरती पर ये चीजें भी होती हैं। गुनहगारों को सजा मिलने के बाद भी तांत्रिक ने कहा, अभी उसकी आत्मा अधर में है, न्याय मिला है, मगर मुक्ति नहीं। उसे शांति तभी मिलेगी जब उसका अधूरा व्रत पूरा होगा। हम सब गांव के प्राचीन मंदिर में इकट्ठा हुए। तांत्रिक ने अग्निकुंड सजवाया, वेद मंत्र गूंजे और हवन शुरू हुआ। लाल चुनरी का एक टुकड़ा जो आईने से मिला था आहुति में डाला गया। जैसे ही अग्नि भभकी, हवा का तेज झोंका आया और सबने महसूस किया कोई अदृश्य बोझ हल्का हो गया है। हवन की लौ में मानो एक क्षण के लिए कमला की मुस्कुराती परछाई दिखी। वो धीरे धीरे धुंधली होती चली गई, जैसे आखिरकार उसे शांति मिल गई हो। उस दिन के बाद ना तो घड़ी कभी 12 या 15 पर रुकी, ना आईने से कोई साया झांका और ना ही लाल चुनरी दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।